वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो पर। और इस वीडियो में हम समझेंगे वैदिक पीरियड या फिर वैदिक सभ्यता के बारे में। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इसका अस्तित्व कैसे हुआ और साथ में इसके पीछे क्या क्या फैक्ट हैं उनकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता का विकास कब हुआ। तो इसका विकास होता है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। हालांकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उसके खत्म होने के संदर्भ में कोई जानकारी, पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई अकाल पड़ा हो या फिर कोई बाढ़ की स्थिति ऐसी आई हो या फिर कोई आपदा हुई हो, तो पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता जो एक शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता, सिटी लाइफ जिसको कहते हैं, वो पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। उसके बाद जो सभ्यता का विकास हुआ वो है वैदिक सभ्यता, और ये एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि शहरीकरण पहले हुआ, उसके बाद जो है वो रूरल एरिया का विकास हो रहा है, ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ। तो ग्रामीण सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? वैदिक सभ्यता को हम किस सभ्यता में रखते हैं? ग्रामीण सभ्यता में। और इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये आर्यों के द्वारा स्थापित की गई थी। अब आर्य कौन थे? आर्य ऐसे लोग थे जो विदेशों से भारत में आए थे, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कथन है वो है कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ से जो है भारत में आए, और यहाँ पर इन्होंने आर्य सभ्यता का विकास किया, जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, उत्तम या फिर उत्कृष्ट। जो सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं आर्य। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था कृषि। इन्होंने यहाँ पे कृषि कार्य किए, पशुपालन किया, और इस तरह से ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में बदलती चली गई। आगे बात करते हैं कि आर्य कहाँ के मूल निवासी है। इसके बारे में हमें बहुत से विद्वानों के द्वारा अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं। जो मैक्स मूलर या फिर वाइल्डस्टाइन है वो कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया या फिर बैक्ट्रिया वाले क्षेत्र से आए थे। बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्य उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से पलायन करके भारत में आए। अविनाश चंद्र बोस कहते हैं कि सप्त सेंधव प्रदेश जो है वहाँ से आर्य आए। गंगानाथ झा महर्षि देश कहते हैं, और नेहरिंग और प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि दक्षिण रूस रशिया वाला जो एरिया है वहाँ से आर्य भारत में आए। वहीं गाइल्स महोदय कहते हैं कि हंगरी और डैन्यूब नदी घाटी में जो लोग रहते थे वो वहाँ पर क्या है कि संघर्ष वहाँ पे था खाने पीने का, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़े और धीरे धीरे नोमैडिक तरीके से या फिर जो एक जगह से दूसरी जगह वो लोग आए और भारत में आके बस गए। प्रोफेसर पेंका कहते हैं कि जर्मनी के मैदानों से ये लोग आए। और दयानंद सरस्वती का मानना है कि जो तिब्बत वाला क्षेत्र है जिस पर चाइना अभी अपना कब्जा समझता है, उस क्षेत्र से आर्य भारत में आए। पर सबसे ज़्यादा जो समर्थन करने वाला मत है वह है मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है, जिसको मैक्स मूलर या फिर वाइल्डस्टाइन मानते हैं। तो सेंट्रल एशियन रीजन से आर्य भारत में आते हैं, और ये लोग यहाँ पर जो सभ्यता बनाते हैं जिसी को हम क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। आगे देखते हैं कि वैदिक सभ्यता में प्रशासनिक कार्य किस प्रकार होते थे। तो आर्यों की 5 प्रशासनिक इकाई होती थी। यह है कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। यानी कि कुल जो है सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ी इकाई है ग्राम, फिर विश, फिर जन, फिर राष्ट्र। अब क्या होता है कि ग्राम में कई परिवारों का जो समूह है उसको कहा जाता है। ग्राम क्या है? कई परिवारों का समूह जब एक साथ रहने लगेगा तो उसको हम बोलेंगे ग्राम। और ग्राम का जो प्रधान होता था उसको बोलते थे ग्रामणी, क्योंकि कोई ना कोई प्रधान रहेगा, क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो उसको सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, कि कभी लड़ाई हो गई तो ग्रामणी जो प्रधान है वो सब लोगों को इकट्ठा करके वो डिस्प्यूट का सेटलमेंट भी करता था। तो इसीलिए जो सभा संगीतियाँ ये प्राचीन समय से ही भारत में प्रचलित है कि कोई भी निर्णय लिया जाए वो सभा के आधार पर या सभा या संगठन बना के लिया जाना चाहिए। और वही विचारधारा हमारा संविधान बनाने में फॉलो की गई कि बहुत सारी समितियाँ बनी और उन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स है और अपने बहुत सारी चीज़ें हैं वो बना के हमें दी। तो जो सभा बनाने का प्रचलन है यह प्राचीन प्रचलन ही है भारत में। और वहीं गांव का जो समूह है, क्योंकि ग्राम में कई लोगों के समूह को तो हमने बोल दिया, कई परिवारों के समूह को बोल दिया ग्राम, वहीं कई ग्रामों के या गांवों के समूह को बोलते थे विश। ठीक। और इसका पति जो है, इसका जो पति मतलब यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रधान है उसको विशपति कहा जाता था। तो गांव का समूह विश है और उसका प्रधान विशपति। और बहुत सारे विश का जो समूह है
उसको बोलते थे जन, और जन का जो अधिपति है जनपति या फिर राजा कहा जाता था। तो हम धीरे धीरे बड़ी इकाई की तरफ बढ़ रहे, ग्राम, ग्राम से विश्व और विश्व से जन। जन के बाद जो बड़ी इकाई रहेगी वो रहेगी राष्ट्र। तो ये कुछ इकाइयां हैं, इनको घटते क्रम और बढ़ते क्रम में अपन देख सकते हैं। तो कुल सबसे छोटी इकाई है, सबसे बड़ी जो इकाई है वो है राष्ट्र। ऋग्वेद में जो जन शब्द है वो 275 बार आया है, ये तथ्य हमें ध्यान रखना है एज इट इज कि जन शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक मंत्रों में कितनी बार है, 275, 270 टाइम्स है। आगे देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। तो 4 वेदों के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी देखते हैं। हालांकि हमारे 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद है। उपनिषद शब्द का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। उपनिषद, उप का मतलब होता है पास, किसी व्यक्ति के पास बैठ के जो ज्ञान ग्रहण किया जाता है उसे उपनिषद कहा जाता है। पहले क्या होता था कि जैसे कोई ऋषि है, वो जब वो ज्ञान देता था तो अपने शिष्यों को अपने आसपास बिठा लेता था, और जब वो बोलता था उसी ज्ञान को कौन ग्रहण कर रहा है, शिष्य। मतलब अपने पास बैठ के, बिठा के जो शिष्य ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उसी को बोलते थे उपनिषद करना। ठीक है, अगर कहीं सभा है, कोई सभा में कोई व्यक्ति बोल रहा है और कुछ लोग उसको सुन रहे हैं, तो उस पूरी सभा को क्या बोलेंगे, उपनिषद बोलेंगे। तो हालांकि जो उपनिषद को ज्ञान जिसमें संकलित किया गया उसी को भी उपनिषद कहा गया, और उनकी संख्या 108। तो जो बैठ के ज्ञान प्राप्त किया गया उसको संकलित कर दिया गया किताबों के रूप में, उसकी संख्या कितनी है, 108, और पुराण कितने हैं, 18। वहीं वेदों की संख्या है 4, और चारों वेदों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है, जिसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। काफी बार एसएससी में तथ्य पूछा गया है, कितने मंडल कितने सूक्त। जो पहला और 10वां मंडल है ये सबसे नया है, बाकी के मंडल पुराने हैं, जो 2 से लेकर 9 तक है पुराने हैं। जो सबसे नवीनतम मंडल जोड़ा गया है वो पहला और 10वां है। गायत्री मंत्र जो हम बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो गायत्री मंत्र है ये 3रे मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, जो परुषणी नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो 10 राजाओं का ये युद्ध था, जिसलिए इसको दशराज युद्ध कहा जाता है। परुषणी नदी के तट पर यह लड़ा गया। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और 10वें मंडल में भारत में व्याप्त प्राचीन वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो बाद में धीरे धीरे जाति व्यवस्था में बदल गई। यानी कि वर्ण व्यवस्था क्या थी कि काम के आधार पर वर्गों का निर्धारण किया जाता था। जैसे कोई पूजा पाठ के काम करता है, लोगों को ज्ञान देने या शिक्षा देने का काम करता है, उसको ब्राह्मण कहा गया। उसके काम के आधार पर उसको ब्राह्मण जो है दे दिया गया। उसके बाद जो अपने क्षेत्र की या फिर किसी राज्य की सुरक्षा के लिए जो सैनिक भर्ती करते थे, सेना का काम करते थे, लड़ाई का, अब दूसरे क्षेत्र से आने वाले लोगों को हराते थे, वो जो उनको क्षत्रिय कहा गया। तो इस तरह से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से 4 वर्ण व्यवस्था चालू हो गई। और बाद में धीरे धीरे, क्योंकि ये पहले काम आधारित व्यवस्था थी, जो जिस काम को अपनाएगा उसको वह संज्ञा दी जाएगी। मान लो कोई व्यक्ति है, उसका जन्म हुआ और वो लोगों को शिक्षा देने लग गया, तो उसको ब्राह्मण वाली कैटेगरी में माना जाता था। पर बाद में क्या है कि ब्राह्मणों के बच्चे हुए, तो वो क्या है कि जाति व्यवस्था वहाँ पर उत्पन्न होती चली गई, क्योंकि वो अपने बच्चों को ब्राह्मण कहने लगे, और धीरे धीरे भारत में जाति व्यवस्था, जो कि काफ़ी अभी प्रचलित है, उसका विकास हुआ। तो वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था निकली है। आगे बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में विधि यज्ञ के नियमों या विधि विधान या बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। जो यज्ञ वगैरह होते हैं उनके बारे में, इसके बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक इसे कहा जाता है, यानी संगीत की उत्पत्ति किससे मानी गई है, सामवेद से। वहीं अथर्ववेद में चिकित्सा पद्धति, जादू टोना, वशीकरण मंत्र, ये सब के बारे में जो अथर्ववेद में जो सबसे नवीनतम है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कुछ बातें हैं वेदों के बारे में हमें ध्यान रखनी है। साथ में वैदिक युग को अगर हम पढ़ें तो ये 2 भागों में इसको हम देखते हैं, एक तो ऋग्वेदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या है कि ऋग्वेदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, जो 500 साल का काल है, उसे ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय है। ऋग्वेदिक काल की सारी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और उत्तर वैदिक काल में बाकी की जानकारी हमें तीनों अलग वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद से मिलती है। तो ये इसके अनुसार इन काल कर्मों को बांटा गया है। आगे देखते हैं कि वैदिक
काल में क्या क्या चीजें हैं कि यहाँ पर एक तो पितृसत्तात्मक समाज हुआ करता था, स्त्रियों को बराबर दर्जा दिया जाता था और संयुक्त परिवार होते थे। बराबर दर्जा यानी साथ में बैठने, सभा में आने और अपने विचार रखने की यहाँ पर अनुमति थी। ये पर्दा प्रथा बाद में प्रचलन हुई धीरे धीरे। बाद में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी खराब हुई, क्योंकि वैदिक सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। हालांकि पितृसत्तात्मक समाज था, पर वहीं स्त्रियों की बातों को और उनके महत्व को समझा जाता था। ग्रामीण सभ्यता थी जिसकी हमने बात करी ली। काम के आधार पर वर्णों को निर्धारित किया जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इंद्र देवता को बहुत माना जाता था और दूसरा जो महत्वपूर्ण देवता था वो है अग्नि। हालांकि हमें वेदों के जो मंत्र हैं उनमें हम बात करेंगे तो वो सब मंत्र क्या है, प्रकृति को अपना देवता मतलब जो देने वाला है उसको देवता कहते हैं। प्रकृति में सूर्य हमें क्या प्रकाश देता है, पूरी दुनिया में जो एकमात्र सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन, क्योंकि सन से ही सब उत्पन्न हो रहा है। हम अगर हमारे घर की बिजली की बात करें तो बिजली कहाँ से आ रही है, कोयले से आ रही है। कोयला कहाँ से आ रहा है, कोयला क्या है, पेड़ों का अवशेष है। जो पेड़ बहुत टाइम से वनस्पति दबी रह जाती है पहाड़ों में या फिर कहीं, तो वो बाद में धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, कोयले में। तो पेड़ कहाँ से बन रहे हैं, पेड़ प्रकाश संश्लेषण से बन रहे हैं, और प्रकाश संश्लेषण सूर्य से। तो कोई भी एनर्जी का सोर्स हो पूरे वर्ल्ड में, उसका जो फर्स्ट लिंकेज है वो सन से ही है। तो सन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वहाँ पे सन को भी देवता माना गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रकृति की चीज़ें, पेड़ पौधे, प्रकृति, जैसे हम बात करें कि ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति, तो ये जो शांति क्रमण मंत्र है इसमें भी उस समय किस बात की बात करें, ओम द्यौ शांति, धरती पर शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो। ठीक है, तो इस तरह से पूरी शांति स्थापित करने की बात कर रही है। पर प्रेजेंट वर्ल्ड में अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने सैटेलाइट लॉन्च किया तो हमने अंतरिक्ष में अशांति फैला दी। ठीक है, हम पोल्यूशन इतना कर रहे हैं कि बहुत सारी जगह अशांतियाँ फैल रही है। तो प्राचीन जो मंत्र है वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक प्रवृत्ति के आधार पर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इंद्र देवता को बहुत माना गया है। दूसरा महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। लोहे का प्रयोग उस समय होता था, लोहे की वस्तुओं का प्रयोग होता था खेती बाड़ी में। गाय और घोड़े के पशुओं का अधिक उपयोग होता था। ऋग्वेद में सेनानी, पुरोहित, ब्राह्मणी पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अन्य पदाधिकारी है सूत, रथकार, कर्मकार, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। सूत, रथकार और कर्मार, इन तीनों को मिलकर क्या कहा जाता है, रत्नी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता है और परिवार का प्रधान को कुलप कहा जाता था। ये कुछ एज इट इज फैक्ट आ जाते हैं एग्जाम में कि परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता है, 4 ऑप्शन देगा और हमें ध्यान रखना है कि कुलप। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था, जैसा कि हमने देखा स्त्रियों को बराबर दर्जा दिया जा रहा है, तो स्त्रियों को यज्ञ करने का भी अधिकार प्राप्त था। आगे बात करते हैं ऋग्वेदिक कालीन कुछ नदियों के बारे में, जिनका नाम अभी अलग है और उस समय प्राचीन नाम अलग था। जैसे प्राचीन नाम है गोमती, जिसको अभी गोमल कहा जाता है। अश्किनी, चिनाब नदी को अश्किनी, कुर्रम नदी को कुब्र, जो काबुल नदी है उसको कुब्बा, झेलम को वितस्ता कहा जाता है, इसको वितस्ता कर लेना, विवस्ता को वितस्ता। रावी, परुषणी, गंडक जो नदी है प्रेजेंट में उसको सदानीरा, सतलज को सतुद्री, घग्गर को द्रजदती। ये घग्गर द्रजदती जो नदी है इसी को सरस्वती नाम दिया गया है ऋग्वेद में। स्वात को सुवास्तु और व्यास नदी को विपासा। तो ये कुछ नाम है। तो हालांकि प्रश्न यहाँ 3-4 महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो वितस्ता, परुषणी, विपासा और ये सतोत्री और द्रजदती, ये कुछ नाम एज इट इज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किस नदी का प्राचीन नाम है या ऋग्वेदिक नाम है। तो झेलम को वितस्ता, रावी को परुषणी, घग्गर या सरस्वती को द्रजदती और व्यास को विपासा। ये नाम हमें ध्यान रखने। आगे और उत्तर वैदिक काल के कुछ फैक्ट की बात करें तो इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया और जिसे ब्राह्मणों को शक्ति प्राप्त हुई। और जब किसी एक वर्ग को शक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि पूजा पाठ का काम कौन करता था, ब्राह्मण लोग करते थे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। तो जब ब्राह्मणों को शक्ति प्राप्त हुई तो धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति पावरफुल होता है तो दूसरों पर शोषण करने लगता है, अपने आप को उच्च कुल का समझने लगता है। तो ब्राह्मणों की स्थिति वैसे उस तरह ही उभर कर बाहर आई और धीरे धीरे यहीं से क्या है, कास्टिज्म या फिर जाति प्रथा चालू होती है। वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गई जैसा कि हम बात कर रहे हैं। और शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। उपनयन संस्कार का अधिकार खो दिया किन्होंने, शूद्रों ने, क्योंकि ये नीची जाति का इनको समझने लगा था। गोत्र प्रथा स्थापित हो गई।
और उस समय की कुछ अनाजों के बारे में हमें जानकारी मिलती है जिसको आज प्रेजेंट टाइम में अलग नाम दिया गया है। जैसे धान को ब्रीही कहा जाता था, जौ को यव, उड़द को माण और मूंग को मुदक और गेहूं को गोधुम। ये कुछ नाम है जो अभी प्रेजेंट में जो अनाज प्रचलित है उनको उस समय अलग नाम से जाना जाता था, और इसके बारे में हमें यजुर्वेद से जानकारी मिलती है। देवताओं में प्रजापति की पूजा होने लगी, क्योंकि पहले जब अग्नि और इंद्र को माना जाता था, पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति नामक देवता की पूजा होने लगी। षड दर्शन का बीजारोपण होने लगा। जो षड दर्शन है भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन, न्याय, योग, वैवस्विक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तो इन दर्शनों का प्रचार बढ़ने लगा। हालांकि ये दर्शन भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पर षड दर्शन हमें ध्यान रखना है कि षड दर्शन में 6 दर्शन कौन कौन से हैं? सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये उत्तर वैदिक काल में इन दर्शनों का भी जो है उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से हमने वैदिक युग को समझा, जिसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में समेटा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।